Good morning, dear students. This class is about Marxist literary criticism, and we will discuss it in brief. How brief that I cannot tell you. We'll try to keep it as brief as possible, but since the topic itself is very big in the sense that it has multiple branches, lots of development have taken place in last 220 years or 200 years. So you cannot you cannot summarize it, and moreover when there are chances or there is a surety that at least one question or maybe two questions will be asked in the examination from Marxist literary criticism, so we cannot take this topic lightly. So I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir, visible. Okay, so let's begin. So beginning with the beginning. Karl Marx 1818-1883 and Friedrich Engels 1820-1895. तो ये दोनों भाई साहब जो थे ये जर्मनी के ही रहने वाले थे. एक थे फिलोसोफर और एक थे सोशियोलॉजिस्ट. तो कार्ल मार्क्स जर्मनी से भाग गए थे या भगा दिए गए थे और फ्रेडरिक एंजल्स चले गए थे. ये दोनों लोग पहुंचते हैं लंदन में अलग अलग शहरों में. एक लोग लंदन पहुंचते हैं, एक लोग दूसरे शहर पहुंचते हैं, और फिर इन लोगों की मुलाकात होती है. मुलाकात कैसे होती है? इन लोगों ने एक जर्नल था जिसमें आर्टिकल लिखा था एंजल्स ने, मार्क्स ने पढ़ा था उसको. उन्होंने उनकी तारीफ़ की और तारीफ़ करने के बाद दोनों में दोस्ती हो गई. तो इन लोगों ने मिल करके एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था, मतलब बुक या आर्टिकल जो भी कह लीजिए, थोड़ा लेंदी था. तो दैट इज़ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, जिसमें इन लोगों ने एक अपनी बात को रखा, और जिन बातों को रखा उन बातों को कहा गया कम्युनिज़म, ना कि मार्क्सिज्म नहीं कहा गया, कम्युनिज़म कहा गया. ठीक है, कम्युनिज़म कहा गया. और यहाँ से शुरुआत होती है आपके मार्क्सिस्ट व्यूज़ की, मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, आप कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये लाइक यू कैन सी कि ये एक तरीके से कोइंसिडेंट था कि ये लोग मिलते हैं. दोनों जर्मनी के रहने वाले हैं, इंग्लैंड में मिलते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. 1867 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल, आपको पता है, कार्ल मार्क्स ने. और दास कैपिटल में उन्होंने बात की थी डिटेल में, कैपिटलिज्म क्या है, एक्सप्लॉयटेशन क्या है, लेबर क्या है, सरप्लस वैल्यू क्या है, ओनर ऑफ द मीन्स प्रोडक्शन क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, रूलिंग रिजीम क्या है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, बैंकिंग, डिक्लाइन ऑफ प्रॉफिट, मोरालिटी, मोरल वैल्यूज़, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स लॉज, इन सब चीज़ों के बारे में बातें की थी. और वहाँ से शुरू होती है आपकी कह लीजिए कि मार्क्सिज्म की डिटेल्ड बातें. अब मार्क्सिज्म और बाकी फिलॉसफीज़ में क्या डिफरेंस है, मार्क्सिज्म एक्चुअली चाहता क्या है, क्या कहता है, ये सब पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहली बात, मार्क्सिज्म एक ऐसी फ़िलॉसफी है जो बाकी फ़िलॉसफी से डिफरेंट है. वो कैसे है? बाकी जितनी फ़िलॉसफीज़ हैं वो बस सोसाइटी को ऑब्ज़र्व करती हैं. ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म की बातें करती हैं, ऑब्जर्वेशन करती हैं. मार्क्सिज्म इकलौती फ़िलॉसफी है जो सोसाइटी में चेंज लाने की बात करती है. यानी वो कहती है कि हमको चेंज लाना है. चेंज कैसे आएगा? क्लास स्ट्रगल के द्वारा आएगा. मार्क्सिस्ट बात करते हैं कि दो क्लास हैं, एक रूलिंग क्लास, एक रूलर क्लास, और दोनों के बीच में एक स्ट्रगल है. उस स्ट्रगल के बाद जो बाद में आएगा वो भविष्यवाणी करते हैं कि आएगा क्लासलेस सोसाइटी. और मार्क्सिज्म का अल्टीमेट एम है एक क्लासलेस सोसाइटी को ले आना. ठीक है, एक क्लासलेस सोसाइटी को ले आना, ये उनका अल्टीमेट एम है.
वो सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद बोलते हैं कि दुनिया में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, राइट, इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें क्या है कि जो इंडस्ट्रियल उसमें एक्सप्लॉयटेशन है, और एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या होता है, एलियनेशन होता है। एलियनेशन का मतलब होता है अलगाव, राइट, अलगाव किससे, व्यक्ति का व्यक्ति से और व्यक्ति का अपने आप से, ये हो जाता है एलियनेशन। वो कंपेयर करते हैं स्किल्ड वर्कर को और डी स्किल्ड लेबर को। स्किल्ड वर्कर और डी स्किल्ड वर्कर का क्या मतलब है, मार्क्सिस्ट बात करते हैं कि जब इंडस्ट्रियल एज नहीं आया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, तो जो वर्कर्स थे वो किसी भी पदार्थ को, किसी भी आइटम को जिसको वो बनाते थे, मटेरियल को, जो हम फाइनल आउटकम होता था, उसकी शुरुआत से लेकर के फाइनल आउटकम तक पूरा पूरा उनका अधिकार होता था। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास खेत हैं तो वो गेहूं के बीज खरीदेगा, ले आएगा और पानी डालेगा, धूप का ध्यान रखेगा, कीड़ों से बचाएगा, दवाइयाँ डालेगा और फाइनली काट के बेचेगा। यानी कि पूरा पूरा अधिकार किसका रहेगा, एक लेबर का रहेगा, वर्कर का रहेगा, और उसे कहा गया स्किल्ड वर्कर। लेकिन जब इंडस्ट्रियल एज आई तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एज में वर्कर्स जो थे वो स्किल्ड नहीं रह गए। वो क्या रह गए, दे बिकेम जस्ट हैंड्स। कैसे कि इंडस्ट्री में एक आदमी है जिसका काम है कि पार्ले जी बिस्किट बन रहा है तो खड़े होकर के जहाँ से बिस्किट निकल रहा है बस वहाँ से उसको देखते रहना। दूसरे का काम है आटा डालना, तीसरे का काम है पानी डालना, चौथे काम है चीनी डालना। यानी एक आदमी सिर्फ एक काम कर रहा है। इसलिए आदमी जो है बस वो एक हैंड बन गया, एक मशीन बन गया, एक आइटम बन गया। जैसे मशीन का एक आइटम एक काम करता है, एक पीस एक काम करता है, वैसे ही आदमी एक काम कर रहा है और उसके अंदर सारी स्किल ख़त्म हो गई, बस एक ही चीज़ रह गई, उसको एक ही चीज़ आती है और वो बन गया आपका डी स्किल्ड वर्कर। क्या बन गया वो, डी स्किल्ड वर्कर। तो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि जो डी स्किल्ड वर्कर है ना, जो डी स्किल्ड वर्कर है वो आपका प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और वो एलियनेशन का शिकार है क्योंकि वो जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक्सप्लॉइट हुआ है, और इस चीज़ को ख़त्म करके दोबारा एक बार से फिर से स्किल्ड वर्कर क्लासलेस सोसाइटी में आएंगे, ऐसा मार्क्सिस्ट लोगों का मानना है। मार्क्सिस्ट जो फ्यूचर है वो सही होगा गलत होगा वो भगवान जाने, होना भी नहीं है शायद, क्योंकि कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इस प्रोसेस को जिसमें एक इंसान एक हाथ बन जाता है, अ वर्कर बिकम्स अ हैंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीइफिकेशन। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है, रीइफिकेशन। सो रीइफिकेशन मीन्स पीपल बिकम थिंग्स, पीपल बिकम थिंग्स, अ मैन बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ मशीन, दैट इज रीइफिकेशन। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके गुड। तो ये मार्क्सिस्ट के बेसिक आइडियाज़ हो गए। अब अभी कुछ आइडियाज़ पे और बात करेंगे जब हम आगे बातें करेंगे। तो मार्क्स के ऊपर इन्फ्लुएंस थे, इन्फ्लुएंस किसका था? दो चीज़ों का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। एक था हेगल का, हम पहले भी बात कर चुके हैं हेगल के बारे में, टेस्ट नंबर 14 में एक क्वेश्चन भी आया है हेगल पे, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। आपको याद है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुई, और उसका क्या लाइन थी? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, राइट? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो इक्वालिटी थी, इक्वालिटी, उसको इन्होंने पकड़ा मार्क्सिस्ट ने, और उस पर इन्होंने काफ़ी एम्फेसाइज किया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज वन फैक्टर दैट मेड मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, मार्क्सिस्ट आइडिया बिकम वेरी पॉपुलर।
फिलोसोफर हीगल जो थे जर्मनी के, जिनका प्राइम पर्पस था लाइफ में, वो क्या था? फ्रीडम। आपको मैंने बताया है कि वो फ्रीडम की बात करते हैं, राइट। और वो किस तरीके की फ्रीडम की बात करते हैं? ही डज नॉट टॉक अबाउट द फ्रीडम फ्रॉम अ कंट्री, बट ही टॉक्स अबाउट द फ्रीडम from the intellectual state of the human mind, that is जो मनुष्य अपने ही गुलाम बने हुए हैं, पहले उससे फ्रीडम उनको मिलनी चाहिए, ऐसा हीगल बात करते हैं। आदर्शवादी हैं वो, जर्मन आइडियलिज्म की बातें करते हैं हीगल बात करते हैं डायलेक्टिक की बात करते हैं। और डायलेक्टिक होता क्या है कि दो ताकत हैं, दो फोर्सेस हैं जो ब्रिंग अबाउट न्यू सिचुएशंस, कि दो फोर्सेस हैं वो आपस में लड़ती हैं और लड़ करके एक नई सिचुएशन लाती हैं। आपको याद होगा थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस और एंटीथेसिस, जो हीगल का तो नहीं है, किसी और का है, नाम भूल गया हूँ, राइट। तो मार्क्स ने हीगल के उस आइडिया को वहाँ से उठाया, मार्क्स मतलब मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स ने, अकेले मार्क्स नहीं है, ठीक है, उठाया और उसको लेकर के उन्होंने बनाया क्या कि थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस और एंटीथेसिस। उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो दो क्लासेस की बात की, एक क्लास थी बुर्जुआ क्लास, ठीक है, और एक थी जो है आपकी क्या बोलते हैं उसको, बुर्जुआ, और एक बेस क्लास थी। और उन दोनों क्लासेस के बीच में उन्होंने दिखाया कि डिफरेंस है, और उन दोनों में क्या होगा, बुर्जुआ एंड लेबर क्लास, और बुर्जुआ या प्रोलेटेरियट आप कह सकते हैं। जो दो टर्म उन्होंने यूज़ किए थे, एक था बुर्जुआ, एक था प्रोलेटेरियट, ठीक है। बुर्जुआ की स्पेलिंग थी BOURGEOISIE, आई रिपीट, BOURGEOISIE। और प्रोलेटेरियट जो था उसकी स्पेलिंग थी PROLETARIAT, TARIAT। तो बुर्जुआ क्लास थी जो वो कैपिटलिस्ट क्लास थी, वो पावरफुल क्लास है, और जो प्रोलेटेरियट क्लास है वो गरीबों की क्लास है, वो लेबरर की क्लास है, डी स्किल्ड लेबरर की क्लास है, ठीक है। सो प्रोलेटेरियट्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं, वो एलियनेटेड होते हैं, और जो बुर्जुआ है वो उनको क्या करते हैं, वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना। तो दैट इज द आइडिया, द टू क्लासेस दैट ही टॉक्ड अबाउट, राइट। एंड उन्होंने कहा कि ये दो क्लासेस के बीच में जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष को कहा गया डायलेक्टिक। और जो डायलेक्टिक था उसका जो कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया वो जर्मन फिलोसोफर हीगल से लिया, क्वेश्चन में आ सकता है। और उन्होंने दिखाया कि कैसे बुर्जुआ और प्रोलेटेरियट में संघर्ष होता है और अल्टीमेटली एक क्लासलेस सोसाइटी आएगी, ठीक है। इज दैट ओके? तो मार्क्सिस्ट मॉडल बेसिकली है क्या? मार्क्स ने अपनी बात को दो पार्ट में बांटा। एक में उन्होंने कहा दो टर्म्स दिए, एक था बेस और एक था सुपर स्ट्रक्चर। बेस में था द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मटेरियल मीन्स में क्या हो गया प्रोडक्शन में, जैसे अगर एक कंपनी ब्रेड बनाती है तो उसके अंदर जो मटेरियल जाता है वो सब मटेरियल मीन्स हो गए। उसमें जो इंसान हैं, जो काम करते हैं, जो मशीन की तरह काम करते हैं, वो भी क्या है, बेस हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज, ये सारा का सारा जो आया किसमें, बेस में आया। सुपर स्ट्रक्चर क्या था, आइडियाज़ थे। यानी एक बंदा आइडिया लेके आता है कि मुझे ब्रेड बनाना है, और वो 10,000 लोगों को काम पर लगा देता है, और 10,000 लोग मिलकर ब्रेड बनाने लगते हैं, और हर आदमी छोटा छोटा काम करता है, और उसको छोटे छोटे काम का बहुत छोटा पैसा मिलता है। और एक आदमी जो आइडिया लेकर के आया, जो आर्ट लेकर के आया, या जो रिलीजन लेकर के आया, वो आदमी खूब पैसे कमाता है। तो ये क्या है, सुपर स्ट्रक्चर है। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर में फंसे हुए लोग हैं, और एक आदमी बहुत पैसे कमा रहा है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, और जो बाकी लोग हैं वो कम पैसे कमा रहे हैं। ये हो गया बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो जो बेस होता है वो इकोनॉमिक मीन्स है, जो सुपर स्ट्रक्चर है वो आइडियोलॉजिकल मीन्स है, राइट। अब मान लो कि एक बाबा जी हैं जो एक जगह बैठ जाते हैं और प्रवचन देते हैं, और सब लोग उनका प्रवचन सुनते हैं। सारे लोग लगे हुए हैं, सारे चेले लगे हुए हैं, और वो सारे चेले थोड़ा थोड़ा अपनी सैलरी पाते हैं, थोड़ा थोड़ा एंजॉय करते हैं, और अरबों की संपत्ति बाबा जी के अकाउंट में जमा होती है। तो बाबा जी उस रिलीजन, वो हो गए सुपर स्ट्रक्चर के बॉस, और बेस हो गए इकोनॉमिक मीन्स, जो भक्त आ रहे हैं, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं,
ठीक है। अब सुपर स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय बेस, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। एक टर्म है बहुत फेमस, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। इसी को बाद में लुई अल्थुजर ने लिया था और बनाया था ओवर डिटर्मिनिज्म, उसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म में क्या होता है कि उन्होंने कहा कि जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको कौन डिसाइड करता है, उसको इकोनॉमिक मीन्स डिसाइड करते हैं। यानी कितना, अब आप सोचिए अगर आप मेरे शहर प्रतापगढ़ में जा करके मिसाइल बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहें तो आप नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ मिसाइल बनाने के लिए सामान मिलता है वो है ही नहीं, है ना। बेस ही नहीं है तो सुपर स्ट्रक्चर लेके आप क्या करेंगे, राइट। जब तक मटेरियल मीन्स नहीं होंगे, इकोनॉमिक मीन्स नहीं होंगे, कोई भी आइडिया काम करेगा नहीं। तो सीधी सी बात है कि बेस जो है वो डिसाइड करता है सुपर स्ट्रक्चर को। सो सुपर स्ट्रक्चर इज डिटरमिन्ड बाय बेस, क्योंकि जो बेस है वो सुपर स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है, राइट। क्योंकि जो बेस है वो सुपर स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है, यानी कि जो इकोनॉमिक मटेरियल है, जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, जो मटेरियल है वो डिसाइड करता है आइडियाज़ को, राइट। इसलिए the process where the superstructure is determined by the base is called economic determinism. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो अभी हमने बात की मार्क्स के मॉडल की, अब हम बात करेंगे कि लिटरेरी थियरी में मार्क्स के क्या विचार थे या मार्क्सिस्ट लोगों का क्या कहना है और कैसे लिटरेचर जो है वो मार्क्सिस्ट आइडिया से प्रभावित होता है, इसकी हम बात करेंगे। पहला पॉइंट याद रखने वाला है कि मार्क्स और एंजल्स ने कोई भी लिटरेरी थियरी नहीं दी थी। मार्क्स और एंजल्स ने कोई भी लिटरेरी थियरी नहीं दी थी। लिटरेचर में जो मार्क्सिस्ट आइडियाज का एप्लीकेशन है वो एक अलग मामला है, वो एक लिटरेरी मामला नहीं है, इसको याद रखना है आपको। दूसरा, ये कहा गया कि जो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेज होती हैं, उनसे जो अच्छा आर्ट होता है हमेशा फ्री रहेगा। यानी जो गुड आर्ट है वो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेज से फ्री रहेगा, ऊपर उठ जाएगा। इसका क्या मतलब है? इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेज यानी फाइनेंशियल कंडीशंस में आप देखिए हर एक व्यक्ति का अलग अलग मामला है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई फैक्ट्री में नौकर है, कोई फैक्ट्री का बॉस है। बट जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी गई, रेनेसा में ट्रेजेडी लिखी गई, अगर आप उस ट्रेजेडी को देखेंगे तो ज़्यादातर जो हीरो है वो कौन है? एक अमीर आदमी है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक किंग है, एक क्वीन है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो गुड आर्ट नहीं है मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस से फ्री है ही नहीं। वो उसको ज़्यादा बड़ा हीरो मान रहा है जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं। हैमलेट के साथ जब ट्रेजेडी हो रही थी तो हो सकता है कि हैमलेट के राज्य में किसी छोटे आदमी के साथ उससे बड़ी ट्रेजेडी हो रही हो, लेकिन हमने उस ट्रेजेडी के बारे में बात नहीं की। शेक्सपियर ने उस ट्रेजेडी को हाईलाइट नहीं किया। और ऐसा कहा जाता है कि ट्रेजेडी जो है वो बहुत अमीर लोगों के साथ ही हो सकती है ना। तो एंजल्स ने एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, उनका नाम था मार्गरेट हार्कनेस। मार्गरेट हार्कनेस को उन्होंने एक लिखा था लेटर, एंजल्स ने। लेटर कब लिखा था? अप्रैल 1888 में। इस लेटर में उन्होंने कहा था कि फार फ्रॉम फाइंडिंग फॉल्ट विद यू फॉर नॉट हैविंग रिटन अ पॉइंट ब्लैंक सोशलिस्ट नॉवेल। सो पॉइंट ये है कि व्हाट इज पॉइंट ब्लैंक सोशलिस्ट नॉवेल। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स, सोशलिस्ट नॉवेल का मतलब ये है कि जो मार्क्सिस्ट आइडियाज़ के साथ जाती हो, यानी जो क्लास स्ट्रगल की बात करती हो, जो गरीबों और अमीरों की बात करती हो, जो ये दिखाती हो कि कैसे दो अलग अलग क्लासेस हैं, कैसे जो है एक क्लास सफ़र कर रही है, दूसरी क्लास एक्सप्लॉइट कर रही है, कैसे एलियनेशन हो रहा है। बेस सुपर स्ट्रक्चर को बहुत क्लियरली दिखाती हो, बुर्जुआ और प्रोलेटेरियट को दिखाती हो। तो ये सारी चीज़ें जो नॉवेल्स दिखाती हैं वो नॉवेल हैं ब्लैंक सोशलिस्ट पॉइंट ब्लैंक सोशलिस्ट नॉवेल। तो एंजल्स ने कहा मार्गरेट हार्कनेस से कि आपने जो नॉवेल लिखी है वो
पॉइंट ब्लैंक सोशलिस्ट नॉवेल नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें मैं फॉल्ट नहीं पा रहा हूँ, ऐसा एंजल्स ने कहा। हो सकता है उनको वो नॉवेल पसंद आई हो, राइट। बट द आइडिया कम्स हियर कि व्हाट इज पॉइंट बाय ब्लैंक सोशलिस्ट नॉवेल, और नॉवेल कैसी होनी चाहिए मार्क्सिस्ट के हिसाब से, उसके बारे में और भी बातें अभी कुछ देर में आने वाली हैं। द मोर द ओपिनियंस ऑफ द ऑथर रिमेन हिडन द बेटर द वर्क ऑफ आर्ट। तो शुरुआत में लिटरेरी थियरी में बात की गई कि जितना ज़्यादा जो ऑथर का ओपिनियन है, अब देखिए आप इसको कंपेयर कर लीजिए डेथ ऑफ द ऑथर 1968 रुलाबाद से, राइट। ऑथर का ओपिनियन जो है वो हिडन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हिडन होना चाहिए। यानी ऑथर जो है वो अपनी बातें ना ज़्यादा ना करे, अपने विचारों की बात ना करे, बल्कि चीज़ों को एज इट इज़ दिखाए। और एज इट इज़ दिखाने में भी वो लोग चाहते थे कि वो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाए, उतना ही बेटर कोई नॉवेल होगी। मार्क्सिस्ट लिटरेरी थियरी में ये बात की गई। एक राइटर की आइडियोलॉजी हैज़ मेजर बियरिंग ऑन हिज राइटिंग। उन्होंने कहा कि जो राइटर की आइडियोलॉजी होती है वो उसकी राइटिंग पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। आप जो सोचते हैं वही आप लिखते हैं, वही आप बनाते हैं। तो अगर ज़्यादातर राइटर्स आ रहे हैं बुर्जुआ क्लास से या अपर क्लास से, तो फिर वो ज़्यादा जस्टिफाई उन्हीं को करेंगे जो अपर क्लास होगी, लोअर क्लास को जस्टिफाई कम करेंगे, राइट। राइटर्स बनते कैसे हैं? राइटर्स अपने, ये सारा बिलीफ है मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स का, ठीक है। राइटर्स बनते हैं सोशल क्लास से, अपनी सोशल क्लास का प्रोडक्ट होता है राइटर, ठीक है। राइटर जो है वो अपनी सोशल क्लास का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और वो इंडिविजुअल जीनियस नहीं होता है। हम लोग अब तक क्या मानते रहे कि राइटर जैसे शेक्सपियर है वो इंडिविजुअल जीनियस है। हमने कभी ये नहीं कहा कि राइटर अपनी सोशल क्लास का प्रोडक्ट है। मार्क्सिस्ट मानते हैं कि राइटर जो है वो सोशल क्लास का प्रोडक्ट है। अब इसमें एक फ्लॉ है, अगर राइटर सोशल क्लास का प्रोडक्ट है तो उस सोशल क्लास में जितने लोग थे सब राइटर क्यों नहीं बन गए? लेकिन मार्क्सिस्ट इस बात को नहीं मानते। मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिक ये भी मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो किसी नॉवेल का या किसी वर्क ऑफ आर्ट का जो कंटेंट है उसी में हम क्लास स्ट्रगल को या मार्क्सिस्ट एलिमेंट्स को देख सकते हैं या अन्याय अत्याचार को देख सकते हैं। वास्तव में जो किसी नॉवेल का फॉर्म होता है वो फॉर्म भी, या नॉवेल मतलब या कोई भी वर्क ऑफ आर्ट ले लीजिए, ठीक है, पोइट्री हो, ड्रामा हो, उसमें जो फॉर्म होता है वो फॉर्म भी ऐसा होना चाहिए कि जो दिखाए कि कैसे क्लास स्ट्रगल, कैसे अत्याचार वाली बातें, कैसे एक क्लास सुपीरियर, एक क्लास जूनियर, और एक एलियनेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है, राइट। फॉर्म पर काम करने वाले दो बड़े क्रिटिक्स हैं जो मॉडर्न टाइम्स में हैं। एक हैं ये भाई साहब टेरी ईगल्टन, ये ब्रिटेन के हैं, और एक हैं ये कैथरीन बेल्सी। इन दोनों ने फॉर्म पर मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को अप्लाई किया है। एक और राइटर हैं, क्रिटिक हैं, जिनका नाम है केन न्यूटन। उन्होंने मार्क्सिज्म को क्रिटिसाइज़ किया है। क्यों क्रिटिसाइज़ किया है? उन्होंने कहा कि मार्क्सिज्म जो है डीलिंग विद हिस्ट्री इन जनरलाइज्ड मैनर। उनका इतिहास को जैसे एक जनरल तरीके से डील करते हैं, हिस्ट्री के जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं उनको अलग अलग तरीके से डील ना करके वो सारी हिस्ट्री को एक ही तरीके से डील कर देते हैं, और इसलिए इनको क्रिटिसाइज़ किया है केन न्यूटन ने। ओके, समझ में आ रही बात? कोई क्वेश्चन अभी तक? नो सर। ओके, तो अब बात करते हैं मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैसे जो है वो अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ गया, कैसे उसकी बातें आगे चली, ठीक है। इसमें सबसे पहला है वल्गर मार्क्सिज्म या आपका लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म को वल्गर मार्क्सिज्म भी कहा जाता है। वल्गर मार्क्सिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इतना एक्सट्रीम हो जाता है चाइना और रसिया टाइप का, कि इसके लिए डेमोक्रेसी, लोगों की फ्री विल, इंडिविजुअल जीनियस, इन सब चीज़ों का कोई महत्व रह ही नहीं जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया? वल्गर मार्क्सिज्म। अब इसमें प्रमुख बातें क्या थी? 1934 में आपको पता है सोवियत राइटर्स, उसमें सोवियत हुआ करता था उस समय, सोवियत राइटर्स कांग्रेस नाम की एक संस्था बनती है जिसका नाम था सोवियत राइटर्स कांग्रेस। ये 1934 में बनाई जाती है।
ये बनाते हैं जो रशिया के बॉस लोग थे, लीडर थे, कौन था उस समय, लेनिन थे। और उन्होंने कहा कि जो पुराने, जो उनके ऑर्थोडॉक्स व्यूज़ हैं लेनिन के जो पुराने व्यूज़ हैं जो उन्होंने 1905 में दिए थे, उन विचारों के आधार पर ही साहित्य लिखा जाएगा। साहित्य उन विचारों से बाहर नहीं लिखा जाएगा किसी भी कंडीशन में। और इस तरीके के प्रतिबंध जो है राइटर्स पे लगा दिए गए। तो लेनिन ने एक्चुअली 1905 में कहा क्या था? उन्होंने कहा था कि लिटरेचर मस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पार्टी। लिटरेचर को क्या बनना चाहिए? इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पार्टी। लिटरेचर एंजॉय करने की चीज़ नहीं हो सकती है, लिटरेचर एस्थेटिक प्लेजर की चीज़ नहीं हो सकती है, बस वो पार्टी पॉलिटिक्स के लिए यूज़ होना चाहिए। उन्होंने कहा किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंटेशन लिटरेचर में बैन कर देना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने प्राउस्ट, मार्शल प्राउस्ट आपको याद है, बहुत फेमस राइटर, और जेम्स जॉयस, उनको स्टिग्मेटाइज किया, यानी कहा ये बहुत गंदे राइटर्स हैं, बहुत बेकार राइटर हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन किसी भी तरीके से अलाउ नहीं था, ठीक है। और उन्होंने बुर्जुआ डिकाडेंस, यानी किस तरीके से जो मिडिल क्लास, जो कि अब अपर क्लास बन रहा है, उसके प्रभुत्व को दिखाते हैं जेम्स जॉयस और प्राउस्ट, इसलिए इनको क्रिटिसाइज किया गया। जेम्स जॉयस के यूलिसीज को कहा गया सोवियत राइटर्स कांग्रेस के द्वारा कि ये एक हीप ऑफ डंग क्राउलिंग विद वॉर्म्स, ये गोबर की तरह है, लैट्रिन की तरह है जिसमें कीड़े घूम रहे हैं। यूलिसीज के लिए 1934 कांग्रेस में ये टर्म यूज़ किया गया, जो लेनिन के विचारों पर आगे बढ़ा, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो रियलिज्म लिटरेचर में दिखाया जाता है वो घटिया रियलिज्म है, वो रियलिज्म बंद हो जाना चाहिए। वो कौन सा था? वो इमेजिनेटिव और रियलिटी वाला रियलिज्म था, राइट, जो हमारे रोमांटिक्स ने दिखाया, या जो हमारे जो 18th सेंचुरी राइटर्स ने दिखाया, वो सारा रियलिज्म बहुत बेकार है, इन्होंने कहा। और इन्होंने कहा कि सोशलिस्ट रियलिज्म आना चाहिए। सोशलिस्ट रियलिज्म क्या था? सोशलिज्म रियलिज्म था जिसमें आप क्लास स्ट्रगल को दिखाएं, अत्याचार को दिखाएं, हायर क्लास, लोअर क्लास, बेस, सुपर स्ट्रक्चर, आइडियोलॉजी, इन सब चीज़ों को दिखाएं। वो सोशलिस्ट रियलिज्म था। यानी इनका कहना था कि लिटरेचर को कुल मिला करके सिर्फ और सिर्फ मार्क्सिस्ट टूल बना देना चाहिए, लिटरेचर की इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। एक विशेष प्रकार की शब्दावली, वोकैबुलरी को यूज़ किया जाना चाहिए, ऐसा लेनिनिस्ट, मार्क्सिस्ट जो राइटर्स जो थे उनका कहना था। एनी क्वेश्चंस? इज इट अंडरस्टैंडेबल? यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आता है एंजल। एंजल का मार्क्सिस्ट आइडिया जो कि लेनिन से बहुत अलग था। एंजल जो थे वो रसन, जो पूरा का पूरा रसन फॉर्मलिज्म था, जो आपको श्याम सर ने पढ़ाया है, उसको पूरा का पूरा मोटिवेट करने वाले एंजल्स थे, और उस आइडिया को मोटिवेट करने वाले, इसलिए मैंने लिखा है रिफर टू द क्लास ऑन द रसन फॉर्मलिज्म। आप देख लीजिएगा, पूरी का पूरा जो रसन फॉर्मलिज्म है वो यहीं से निकल करके आता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बात कर लेता हूँ। एक तो था कि फैबुला वर्सेस सुजे। फैबुला जो है वो एक स्टोरी है और सुजे जो है वो प्लॉट है। अब प्लॉट और स्टोरी में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा मुझे? एक बहुत फेमस एग्जांपल है जो आपके एम.एच. अब्राम्स देते हैं। वो एग्जांपल है कि राजा मर गया, रानी मर गई, ये स्टोरी है। राजा मर गया, उसके दुख में रानी मर गई, ये एक प्लॉट है, राइट। तो दोनों में अंतर है। तो स्टोरी एक कहानी हो गई और प्लॉट हो गया कि कैसे उसको प्रेजेंट करना है। हाँ ठीक है, गुड। तो स्टोरी का मतलब हुआ कि उसमें एक नहीं, अनकाउंटेबल वर्जन्स हो सकते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल वर्जन्स हो सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? वेयर एज प्लॉट एक ही होता है। यानी राजा मर गया, रानी मर गई, ये स्टोरी है, इसके 1000 वर्जन हो सकते हैं। पहले राजा मरा कि पहले रानी मरी, राजा रानी के दुख में मरा कि रानी राजा के दुख में मरी, राजा अपनी ही रानी के लिए मरा या राजा पड़ोस की रानी के लिए मरा, है ना। 1000 हो सकते हैं वर्जन। जबकि अगर आपने कहा द किंग डाइड एंड आउट ऑफ ग्रीफ द क्वीन डाइड, तो फिर वो एक प्लॉट बन गया, अनफोल्डिंग ऑफ द स्टोरी। तो फैबुला और सुजे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। एंजल का जो मार्क्सिज्म था वो पार्टी लाइन पर बेस्ड नहीं था, लेनिन के खिलाफ था। आपको याद है रोमन याकब्सन, मिखाइल बख्तिन, रेने वैलक, ये सब जो है रसन फॉर्मलिज्म के मेन मुख्य किरदार थे। प्राग लिंग्विस्टिक्स सर्किल जो थी, या जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म था,
जर्मनी में, राइट, 1923 में फाउंड किया गया था। और इसने क्या किया था, ये याद रखना कि फ्रैंकफर्ट ने फ्रायड और मार्क्स के आइडियाज़ को मिक्स किया था। फ्रायड और मार्क्स के आइडियाज़ को मिक्स किया था फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिज्म ने। और इसके जो मेन राइटर्स थे वो थे वॉल्टर बेंजामिन, हर्बर्ट मार्क्यूस, थियोडोर एडोर्नो और बर्टोल्ट ब्रेक्ट। ये आपके मुख्य राइटर्स थे इसमें। ये आपका एंजल्स का क्रिटिसिज्म हो गया। हाँ, समझ में आ रहा है भाई साहब? जी सर। गुड। भाई साहब बोला तो भाई साहब ही बोले, सारी बहन जी चुप रही। चलो आगे चलते हैं। लुई अल्थुज़र। लुई अल्थुज़र मॉडर्न राइटर हैं और मॉडर्न मार्क्सिस्ट हैं, बहुत ही फेमस हैं। बहुत लोग इनको बहुत डिफ़िकल्ट भी मानते हैं। आप लोग नाम तो सुने ही होंगे अल्थुज़र। इनके मुख्य आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्रांस के थे, ठीक है, फ्रेंच मार्क्सिस्ट थे। और इनके जो मेन आइडियाज़ हैं उनकी बात कर लेते हैं। इनका पहला आइडिया है ओवर डिटर्मिनिज्म का। ये टर्म इन्होंने फ्रायड से बारो किया था और इसका मतलब है कि इफ़ेक्ट दैट, इसको दैट पढ़ लीजिएगा आप लोग, इफ़ेक्ट दैट कम्स फ्रॉम वैरायटी ऑफ कॉजेज, ओवर डिटर्मिनिज्म। तो अल्थुज़र ने कहा कि जिस तरीके से बात होती है कि कैसे भी कोई चीज़ डिसाइड होगी लिटरेरी स्टडी में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, वो एक नहीं मल्टीपल कॉजेज से होती है, मल्टीपल रीजन से होती है। और इसलिए इस चीज़ को उन्होंने कहा, जैसे पहले लोगों ने कहा ना कि एक लेनिन वाले जो थे उन्होंने एक बात किया एक पर्टिकुलर तरीके के डिटर्मिनिज्म की, एंजल्स के फॉलोअर्स जो थे उन्होंने एक अलग तरीके के डिटर्मिनिज्म की बात की। इन्होंने टर्म यूज़ किया ओवर डिटर्मिनिज्म और उन्होंने कहा कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन समथिंग इन लिटरेचर और इन लाइफ। अगला टर्म जो उन्होंने यूज़ किया वो था रिलेटिव ऑटोनॉमी। रिलेटिव ऑटोनॉमी में उन्होंने कहा कि आर्ट कैन नेवर बी कम्प्लीटली गवर्नड बाय इकोनॉमिक्स। Art can never be completely governed by economics. That means a student of literature cannot be governed by a student of economics. इसका मतलब ये है कि I am a student of literature and my wife is a student of economics, so my wife cannot govern me completely. नहीं, मतलब that was on a lighter part. On a serious note, the point is that economics जो है वो सब कुछ गवर्न कर सकती है, लेकिन आर्ट को completely गवर्न नहीं कर सकती है, जैसा कि लेनिन के फॉलोअर्स ने कहने की कोशिश की कि इकोनॉमिक्स के पास और कोई काम ही नहीं है, बस वो मतलब आर्ट के पास अपना कोई इंडिपेंडेंस है ही नहीं। इन्होंने कहा कि आर्ट के पास रिलेटिव ऑटोनॉमी होती है। ये बात सही है कि जो आर्ट है वो इकोनॉमिक्स से प्रभावित होती है, लेकिन कम्प्लीटली गवर्न हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, राइट। अगला अल्थुज़र का टर्म है आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी में उन्होंने कहा कि ये एक सिस्टम है। आइडियोलॉजी क्या एक सिस्टम है। सिस्टम कैसे बना है? ये इतिहास से बना हुआ है, मेड आउट ऑफ हिस्ट्री, लिटरेचर से बना हुआ है, सोशल फोर्सेस से बना हुआ है, और पता नहीं ऐसी कौन कौन सी ताकत है जिससे बना हुआ है। आइडियोलॉजी विचार, एक आइडिया, आइडिया ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड आइडियोलॉजी, राइट। आइडिया ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड आइडियोलॉजी। इट इज अ सिस्टम दैट मेक्स यू डू समथिंग. Lot of works, lot of things, your actions are conducted by ideology. That ideology may not be your own. That ideology may have come to you from different people or because you belong to a particular group. Okay. And अगला जो उनका पॉइंट था अल्थुज़र का, वो ये था कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वो आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बहुत थोड़ा सा, लास्ट इंस्टांस, राइट। अल्थुज़र ने कहा कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमिक्स है, वो आइडियोलॉजी को बहुत थोड़ा सा प्रभावित करती है। तो आप देखिए, उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट को बहुत थोड़ा सा प्रभावित करता है और इकोनॉमिक्स जो है आइडियोलॉजी को बहुत थोड़ा प्रभावित करती है। ये अलग बात है कि आइडियोलॉजी जो है वो आर्ट को प्रभावित ज़्यादा करती है, राइट। और इसलिए उन्होंने ओवर डिटर्मिनिज्म दिया और कहा कि एक चीज़ से डिसाइड नहीं होती है, वो मल्टीपल सोर्सेज से, मल्टीपल रीजन से डिसाइड होती है। अगला जो टर्म था अल्थुज़र का वो था डिसेंटरिंग। और उन्होंने कहा स्ट्रक्चर्स विच हैव नो एसेंस और फोकस और सेंटर। ही वाज टॉकिंग अबाउट दी
स्ट्रक्चर्स, उन्होंने कहा ऐसे एक सोसाइटी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका कोई एसेंस नहीं होता, कोई फोकस नहीं होता, कोई सेंटर नहीं होता। ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है डिसेंटरिंग। इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है डिसेंटरिंग, राइट। मतलब लिटरेचर को ही मान लीजिए, तो उन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर्स हैं, लिटरेचर का स्ट्रक्चर देख लीजिए या पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर देख लीजिए, वो कोई इकलौता कारण नहीं होता है उसका, जो उसके अस्तित्व का। तो अगला उन्होंने कहा स्टेट पावर वर्सेस स्टेट कंट्रोल। तो ये दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। उन्होंने कहा स्टेट पावर जो है, स्टेट पावर क्या है? स्टेट की पावर है कि भाई वो आपको पनिशमेंट दे सकता है, आपको पकड़ सकता है, आपको जेल में डाल सकता है अगर आप गलत काम करते हैं तो। लेकिन जो स्टेट का कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ लॉ से नहीं होता है। स्टेट का कंट्रोल 1000 चीज़ों से होता है। फॉर एग्जांपल, जब जन गण मन अधिनायक बजता है तो आप सोचते हैं मैं खड़ा हो जाऊं क्योंकि शायद ये हमारे देश का राष्ट्रगान है। तो ये स्टेट आपको कंट्रोल कर रहा है, स्टेट आपको कंट्रोल कर रहा है। ये अलग बात है कि उस कंट्रोल में आप उसका साथ दे रहे हैं, बट स्टेट तो आपको कंट्रोल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बड़ी खुशी खुशी खड़े हो जा रहे हैं, है ना। कभी कभी आपका मन नहीं करता और आप नहीं खड़े होते हैं, लेकिन स्टेट कंट्रोल वहाँ पे है। ये तो स्टेट कंट्रोल है, और जो मैंने बताया आपको स्टेट पावर है, इसके बीच में उन्होंने डिफरेंशिएशन किया। उन्होंने कहा कि जो स्टेट है वो एक रिप्रेसिव स्ट्रक्चर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। रिप्रेसिव स्ट्रक्चर, दबाव डालने वाला स्ट्रक्चर। और ये रिप्रेसिव स्ट्रक्चर है क्या? ये कोर्ट है, ये जेल है, ये पुलिस है, ये आर्मी है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो है रिप्रेसिव स्ट्रक्चर्स हैं, और इस तरीके से स्टेट अपने आप को मेंटेन करता है। लेकिन रिप्रेसिव स्ट्रक्चर के अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहा जाता है आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या करता है? ये आपको से वही काम करवाता है जो रिप्रेसिव स्ट्रक्चर करवाते हैं, लेकिन ये काम आपकी इच्छा शामिल करा के करवाता है। इसको आप अपने मन से करते हो, राइट। और इसमें क्या होता है? इसमें पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, स्कूल्स आते हैं, मीडिया आती है, चर्चेज आते हैं, मंदिर आते हैं, मस्जिद आते हैं। तो होता क्या है कि स्टेट जो है वो स्टेट आइडियोलॉजिकल अपार्टस भी इसको कह सकते हैं। स्टेट ऐसे विचार पैदा कर देता है एक अपने नागरिकों के अंदर कि उनको लगता है कि यही काम उनको करना है, ये काम सही है, यही काम करना उचित है। और इस तरीके से जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको एक व्यक्ति फॉलो करता है और वो सोचता है कि ही इज़ चूजिंग इट, राइट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसको लगता है कि वो इस चीज़ को चूज़ कर रहा है, जबकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। उसको लगता है कि ये उसका सिलेक्शन है, बट वास्तव में उसका कोई सिलेक्शन नहीं होता है, उसके पास और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, राइट। एंटोनियो ग्राम्सी जो इटालियन मार्क्सिस्ट थे, उन्होंने एक टर्म दिया था हेजेमनी, और ये आपको पता होगा, एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। हेजेमनी जो है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं इन आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से, राइट। तो हेजेमनी कहता है इंटरनलाइज्ड कंट्रोल, और आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल कंट्रोल। यानी इंटरनलाइज्ड कंट्रोल वो है जिसमें आपको महसूस ही नहीं होता कि आप कंट्रोल किए जा रहे हैं, और आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स वो हैं जिसमें आप कंट्रोल किए जाते हैं, अपनी इच्छा से कंट्रोल होते हैं, पर आप थोड़ा बहुत महसूस भी करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप किसके अंदर बहुत गुस्सा है किसी को, तो आप उसके साथ गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। वो एक्सटर्नल कंट्रोल हो गया या आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन जो आप पूजा पाठ करते हैं, है ना, भगवान की पूजा करते हैं, वो इंटरनलाइज कंट्रोल हो गया, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो करना ही करना है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हैं, राइट। या 5 बार नमाज पढ़ने पहुंच जाते हैं फ्राइडे को छुट्टी लेकर के। दिल्ली के हर स्कूल में फ्राइडे को आधे लोग आते हैं, क्योंकि सारे मुस्लिम नमाज पढ़ने चले जाते हैं फ्राइडे को। दिल्ली क्या, हर जगह की बात है लगभग। एक और टर्म दिया उन्होंने, इंटरपेलेशन। इंटरपेलेशन का मतलब है वी आर मेड टू फील दैट वी आर चूजिंग बट वी डू नॉट हैव एनी चॉइस इन रियलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अल्थुजर का, राइट। इंटरपेलेशन, हमको लगता है कि हम चूज कर रहे हैं, बट हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, वास्तव में हम कुछ चूज नहीं कर रहे होते हैं। उदाहरण है इसका डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी हमें भ्रम होता है कि हम सरकार बना रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं, हम चूज कर रहे हैं लीडर्स को, पर क्या हम वास्तव में चूज कर रहे हैं, है ना। क्या कोई राहुल गांधी को चूज करेगा? लेकिन हो सकता है राहुल गांधी एक दिन पीएम बने। क्या नरेंद्र मोदी को सबने चूज किया? नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी पीएम है। 100% लोगों में से 80% का वोटर आईडी बना रहता है। उस 80% में से
20% वोट देने जाते नहीं, कभी 60% होते हैं, उस 60% में से 10% वोट खराब हो जाते हैं, 50% वोट होता है, उस 50% में से एक पार्टी को 22% वोट मिलता है और बाकी सब पार्टियां मिलकर 28% पाती हैं, और जो 22% वोट पाता है वो सरकार बना लेता है। तो क्या उसको लोगों ने चूज़ किया है? उसको लोगों ने चूज़ नहीं किया है, लेकिन लोगों को भ्रम है कि हमने चूज़ किया है। दैट वर्ड इज कॉल्ड इंटरपेलेशन। लुई अल्थुजर, French Marxist, says that it is interpolation, that we are made to feel that we are choosing, but we do not have any choice in reality. So this is Louis Althusser. Is that okay? Yes, sir. यस सर। Okay. Then आज के टाइम में क्या हो रहा है? टेरी ईगल्टन है, ब्रिटिश मार्क्सिस्ट क्रिटिक हैं, इनको आप लोग पढ़ सकते हैं, इनके अलग आइडियाज़ हैं। फ्रेडरिक जैमसन हैं जो जिन्होंने एक बुक लिखी है, नाम है द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस नैरेटिव एंड सोशल सिंबलिक आर्ट, 1981। उन्होंने साइको एनालिसिस और मार्क्सिज्म को कंबाइन किया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रेडरिक जैमसन ने क्या क्या कंबाइन किया है, तो साइको एनालिसिस और मार्क्सिज्म को कंबाइन किया है। As I said, I'll try to keep it brief so I cannot give details of Eagleton and Frederick Jameson. Moving to the last part of the Marxist criticism, what do Marxist critics do? I'll just read this part, and this is from Wikipedia. From Peterberry once again, and I'll just read this part, and I will try to explain wherever it is like required. If not, then you would understand it by yourself. So Marxist critics क्या करते हैं? They make a division between the overt, manifest और surface and covert, latest और hidden। यानी किसी भी वर्क ऑफ आर्ट में ऊपर से क्या दिख रहा है वो और क्या छिपा हुआ है वो, यानी हर वर्क ऑफ आर्ट में वो क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं? बेस और सुपर स्ट्रक्चर, बुर्जुआ और प्रोलेटेरियत, अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला, इसको ढूंढने की वो कोशिश करते हैं, राइट। और वो कुछ ऐसे भी हैं जो साइको एनालिसिस करते हैं लिटरेरी वर्क का, और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो कोवर्ट को जो है ओवर्ट से मिलाने की कोशिश करते हैं, स्ट्रगल की बात करते हैं, प्रोग्रेशन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, हिस्टोरिकल स्टेजेस की बात करते हैं, फ्यूडल सिस्टम को इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में कैसे बदलता है इसकी बात करते हैं, ज़मींदारी जो है वो कैसे इंडस्ट्रियलिज्म में बदल जाती है उसकी बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किंग लियर की अगर वो बात करेंगे तो वो बोलेंगे जो किंग लियर है वो जो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फादर डॉटर का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो आइडियल, वो चाटुकारिता और वास्तविक प्यार प्रेम का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि वो क्लास इंटरेस्ट है, जिसमें एक राइजिंग क्लास है और इसमें एक फॉलिंग क्लास है, इसका कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा वो कहेंगे। यानी किंग लियर को की एकदम अलग स्टडी करेंगे वो, ठीक है। दूसरा मेथड जो मार्क्सिस्ट यूज़ करते हैं वो है किसी भी कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क को, किसी भी लिटरेचर के वर्क को सोशल क्लास के कॉन्टेक्स्ट में ले जाना, ठीक है, और जो ऑथर है उसकी सोशल क्लास से जोड़ने की कोशिश करना। ये मानना कि जो ऑथर है उसने जो लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है, राइट। वो वास्तव में जो कह रहा है वो नहीं कह रहा है, जब तक आप उसकी सोशल क्लास को नहीं समझेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। तीसरा जो मार्क्सिस्ट क्रिटिक करते हैं वो ये है कि वो किसी भी लिटरेरी जॉनरा को, चाहे प्रोज हो, चाहे पोइट्री हो, चाहे ड्रामा हो, उसको सोशल पीरियड के टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारा 18th सेंचुरी का राइज ऑफ द नॉवेल मूवमेंट है, जहाँ पे नॉवेल शुरू होती हैं, ठीक है। आयन वॉट नाम के एक राइटर्स हैं, आप जानते हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने नॉवेल की ग्रोथ को 18वीं सेंचुरी में जो मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हो रहा था उससे जोड़ने की कोशिश की है। ये आपका जो है आयन वॉट का जो बुक है ये आपके मार्क्सिस्ट स्टडी है, राइट। और नॉवेल जो है वो इस तरीके से सोशल क्लास के बारे में बातें करती है, ट्रेजेडी के बारे में बात करती है, मोनार्की के बारे में बात करती है। चौथा जो वो लोग करते हैं वो ये है कि वो लिटरेरी वर्क को सोशल एजम्पशंस से उसके पर्टिकुलर टाइम में कैसे वो कंज्यूम की जाती है इससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब कि वो ये प्रयास करते हैं कि कैसे पर्टिकुलर कल्चर से उस चीज़ को जो कि हर एक लिटरेरी वर्क को जोड़ दिया जाए और ये दिखाने की कोशिश की जाए कि जो लिटरेरी वर्क है वास्तव में वो एक कल्चर का प्रोडक्ट है, उस कल्चर में जो कमियां हैं उन कमियों को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं।
पांचवा वो ये कहते हैं कि दे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ लिटरेरी फॉर्म, हर एक लिटरेरी फॉर्म को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जो लिटरेरी फॉर्म्स हैं वो अपने आप में ही पॉलिटिकल राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा हुई हैं, यानी किसी टाइम पर ड्रामा लिखा गया तो राजनीतिक परिस्थितियों के कारण लिखा गया, ड्रामा बंद हो गया तो राजनीतिक परिस्थितियों के कारण बंद हो गया, ऐसा वो कहते हैं। विच इज़ ट्रू अप टू सर्टेन एक्सटेंट बट नॉट अप टू द एक्सटेंट दे क्लेम, राइट। लिटरेरी रियलिज्म को ख़त्म करने की बात करते हैं और सोशल रियलिज्म की बात करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर लाने की कोशिश करते हैं, राइट। हर एक आर्ट में वो देखते हैं वो कहते हैं कि जो आयम्बिक पेंटामीटर है वो सोशल स्टेबिलिटी के खिलाफ है, राइट, और डेकोरम और ऑर्डर के खिलाफ है। आयम्बिक पेंटामीटर को वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मार्क्सिस्ट लिटरेरी criticism. I will share this PowerPoint with you and the audio, I mean the video with you, and you can watch it again if you have a question.